अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हिना चौधरी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से। ये वो 90 लाख मुकीम पाकिस्तानी हैं जो कि बैरून मुल्क में मौजूद हैं इस वक्त और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ अदवार में हमने देखा कि जो हमारी इकॉनमी है वो एडहॉकिज़म पर चल रही थी, साथ साथ हमारे कुछ रेमिटेंसेस भी कमी का शिकार थे और जिसकी वजह से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है हमारे, उन्होंने हुकूमत पर जो एतमाद है वो कम रखा। लेकिन मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो एतमाद बहाल किया और मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें या फिर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाए, VVIP प्रोटोकॉल की बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे वो मसाइल क्या हैं जिन पर मज़ीद बात की जा सकती है, मज़ीद काम किया जा सकता है, हुकूमत को बताया जा सकता है कि किन किन डिपार्टमेंट्स में और वहाँ पर मौजूद जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तमाम टॉपिक्स पे इन पे बात करेंगे। वेरी रेलिवेंट गेस्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव हमारे साथ मौजूद हैं इमरान महबूब साहब। ही इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ PTI इन डेनमार्क। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एंड नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट टू हिम चौधरी मुदस्सिर अली, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्वे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की। सर सबसे पहले आपसे अगर मैं शुरू करूँ तो बेशतर इनिशिएटिव्स थे इमरान खान की और वो जो एतमाद की मैं बात कर रही हूँ वो पिछले कुछ अदवार में हमने देखा कहीं खो गया था, वो दोबारा से बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और अभी मुसलसल की भी जा रही हैं। तो अभी पहले तो सबसे पहले उन इनिशिएटिव्स की बात करें। आप वहाँ पर मुकीम भी हैं, नौ मुंतखब सदर हैं और सबसे ज़्यादा वोट्स मतलब 1800 कम्युनिटी ने आप पर भी एतमाद का इजहार किया। पहले तो अपने उस ओहदे के बारे में बताइएगा, कितनी मुश्किलात रहीं, कम्युनिटी ने जो आप पर एतमाद किया वो क्या 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 आंसर थे सारे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कौमी इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह यहीं ओवरसीज़ की आवाज़ बनते हैं और आज भी बने हैं। तो मैं बेसिकली मेरा जो तल्लुक़ है पाकिस्तान में, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूँ, वो जेलम से है और डेनमार्क में मैं रहता हूँ। और ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं जिसमें मैं और मुदस्सर भाई हम इलेक्ट हुए हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ PTI में, और ये इसीलिए है कि इमरान खान साहब ने ये सिस्टम शुरू किया है कि जो मोरूसी सियासत है उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको ये राइट दिया जाए कि वो खुद अपने जो प्रेसिडेंट है उसको मुंतखब करें। और इसलिए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर जो है मुल्क में हो रहा है। अभी यूरोप के कुछ ममालिक रहते हैं तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डेनमार्क एक आबादी के लिहाज से जो बहुत छोटा सा मुल्क है, 60 लाख उसकी टोटल पॉपुलेशन है, तकरीबन 25 to 30,000 पाकिस्तानी है और उस पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो मेंबरशिप की है वो डेनमार्क ने की है। 3000 तकरीब 500 मेंबरशिप हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानियों पर जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। और ये जो मेंबरशिप हुई है, अभी हम कंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर गए थे, लोगों के पास गए थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुई है कि लोगों का जो एतमाद है वो इमरान खान पे है, वरना इससे पहले इतनी मेंबरशिप कभी नहीं हुई थी। और वो इमरान खान साहब की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान को कोई ईमानदार लीडर मिला है जिसकी वजह से लोगों का ये, वहाँ की कम्युनिटी का ये दिल है कि अब हम पाकिस्तान में भी हेल्प करें, कोई चेंजिंग लाएं, कोई तब्दीली लाएं। और इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ के बारे में सोचते हैं। अभी कुछ मसाइल हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो ज़रूर करेंगे। जी जी। आपसे अगर पूछूं मुदस्सिर अली, ये बताइएगा एक तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है और कितने अरसे से आप बाहर के मुल्क मुकीम हैं? मेरा नाम मुदस्सर अली है और मैं सराय आलमगीर से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान। और मैं 5 साल का था जब नॉर्वे चला गया, तो ऑल माई लाइफ लिविंग इन नॉर्वे। तो अभी थोड़ा सा जब खान साहब आए पॉलिटिक्स में तो हमें भी थोड़ा पॉलिटिक्स में यू हैव फील द डिफरेंस कि पहले हम कुछ अदवार की जो मैंने इंट्रो में बात की, हम बात करें तो बिल्कुल बात ही नहीं होती थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उनके मसाइल क्या, उन पर भी इशूज़ पे बात ही नहीं होती थी और अब वो होना शुरू हो गई है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एटलीस्ट किसी ने इशू पर बात करना तो शुरू की। एक्चुअली बात यह है ना कि हमें एक खान साहब में हमें एक किरण नज़र आई है, बिल्कुल रोशनी की, जो ओवरसीज़ के मसाइल को अपने मसाइल समझते हैं। जिस तरह के अभी ओवरसीज़ के जो सबसे बड़ा मसाइल है वो PIA का मसाइल है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि हम ओवरसीज़ जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो जब रीढ़ की हड्डी को तकरीबन ऑलमोस्ट 21 आवर
पाकिस्तान आने के लिए लगेंगे। आई रिमेंबर कि जब मैं पहली दफ़ा 1975 में नॉर्वे के लिए जा रहे थे, मैं और मेरी वालदा, तो हमने ट्रेवल एक बेडफोर्ड से, खारियाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक किया और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची गए, कराची से कुवैत, कुवैत के बाद रशिया, रशिया के बाद लंदन, लंदन के बाद 3 दिनों के बाद हम ओस्लो पहुँचे। तो अगर 20-21 में भी हमें ये मुश्किलात पड़नी है कि हमने पाकिस्तान आना है तो 21 घंटे लगेंगे। तो ये मुश्किलात है तरक्की तो जिनका ना आप हुई। जिक्र करें, बिल्कुल हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें मसाइल, अभी मैंने भी कहा कि चीज़ें बेहतरीन अभी नहीं होंगी लेकिन हम उन्हें मज़ीद बेहतर तो कर सकते हैं। मुझे आप बताइएगा इमरान, अभी आप मैं जिक्र करी थी रोशन डिजिटल प्रोग्राम, रोशन डिजिटल अकाउंट, यानी वो अकाउंट होल्डर्स वो उस रोशन घर स्कीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। यानी पहले हम सोचते थे कि जो लोग बाहर के मुल्क चले जाते हैं उनकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका टेक केयर कौन करेगा, और वो जब वापस आते थे तो कब्ज़ा माफिया उस पर कब्ज़ा करके बैठे होते थे। लेकिन इमरान खान ने वो क्रैकडाउन भी कब्ज़ा माफिया के खिलाफ शुरू किया। फिर एक स्पेशल इनिशिएटिव, अगर हमारे नाज़रीन को ना भी मालूम हो फॉर देयर इंफॉर्मेशन, कि स्पेशल पुलिस स्टेशन उनके लिए और अलग ख़ास अदालतें बनाई गई। हर डिपार्टमेंट में जो वफाकी इदारे हैं वहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में सेपरेट काउंटर्स हैं फॉर ओवरसीज़ के, उनको अकोमोडेट किया जाए, उनकी बात समझी जाए। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उर्दू में बात कर सकते हैं, शायद वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में, लेकिन जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी बाहर हैं वो शायद वो लैंग्वेज का भी एक बैरियर आता है। तो ये इनिशिएटिव कैसा लगा आपको? जिस तरह के आपने पहले फरमाया कि 90 लाख जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं ये वो जो रजिस्टर्ड है, इससे भी ज़्यादा है। तो 90 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में बेचते हैं। तो इसलिए ये ओवरसीज़ की बहुत बड़ी अहमियत है। आप इनको मोस्टली पाकिस्तान भी कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ जहाँ है वहाँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को भी। सबसे बड़ी बात है जो ओवरसीज़ को वोट का राइट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था लेकिन हमें किसी जगह कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती थी। अब हमें जब वोट का राइट मिलेगा तो ये हमें अथॉरिटी होगी कि हम यहाँ पे जो मुस्तकबिल के जो फ़ैसले होते हैं, जो तालीम के हैं, जो सेहत के हैं, जो तमाम फ़ैसले उनमें हमें शामिल किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नेगेटिव देख रहे हैं। जिस तरह से इकबाल साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि ओवरसीज़ को क्या पता कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। जितने हमें ओवरसीज़ को पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, शायद यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी नहीं पता। बिल्कुल, क्योंकि हमने वहाँ पे अपना सिस्टम रन करता होता है, फिर पाकिस्तान में सपोर्ट करनी होती है। जब भी पाकिस्तान पे कोई भी अल्लाह पाक की आजमाइश आई है, चाहे वो सैलाब की सूरत में आई है, अभी डैम का रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ था, हम एक्टिव नजर तो आते करोड़ों रुपया हमने भेजा था सिर्फ डेनमार्क से। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी रमज़ान में हमें पता था लॉकडाउन है, लोगों के पास काम नहीं है, हमने बाकायदा एक कैंपेन चलाई थी, अपने अपने इलाके में लोगों को फूड खाना प्रोवाइड किया था। यानी हमें पता है कि कौन सा बंदा किस मसाइल में। तो यही मसला है कि इस तरह लोगों को ये जान जाना चाहिए कि इन ओवरसीज़ को भी कि इनके बारे में अच्छा कौन सोचता है। अब अगर हमें वोट का राइट मिल गया तो इसमें मसला क्या है? यानी हम सियासी फायदे के अलावा आप देखिए हमारे रेमिटेंसेस में और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो आपकी एक्सपोर्ट हैं वो इतना जनरेट नहीं करते रेवेन्यू, इतने डॉलर्स जितने कि आपके रेमिटेंसेस कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल 100% कर रहे हैं। और इसी वजह से फिर खान साहब ने शुरू किया है दूसरा रोशन डिजिटल अकाउंट का सिस्टम जो है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हमें लोन मिल सकता है। यानी कि ये खान साहब का ये जो विजन है ये है कि ओवरसीज़ के और पाकिस्तान के दरमियान में जो ब्रिज है ना वो बनाया जाए ताकि इनकी और पाकिस्तान से डिसहार्ट ना हो। उसके बाद जो खान साहब ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है, हमें पास मैं उसके बाद आपको मसाइल भी थोड़े बताऊंगा। वो ये है कि खुली कचहरी खान साहब ने लगवाई है एम्बेसी में। हमको हमेशा एम्बेसी से प्रॉब्लम होते थे, अब हर महीने एक एम्बेसी में खुली कचहरी लगती है, हम अपने प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन और उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान से। तो ये भी खान साहब का। और सबसे बड़ा जो कब्ज़ा माफिया बना हुआ था यहाँ पे, उसके बारे में भी काफ़ी खान साहब ने अच्छे इकदाम किए हैं। और फिर ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं, ओवरसीज़ पोर्टल भी बनाए हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको खुद पता है इतने 30 साल हो गए हैं, 40 साल का ये प्रॉब्लम है, लेकिन हुकूमत जो है वो कर रही है और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
इमरान खान साहब के बारे में, और हमारी इंशाल्लाह हमारी दिलो जान से हम खान साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, आप मसाइल का जिक्र करते हैं मुदस्सिर, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग को लेकर बहुत बात होती है यहाँ पर, और कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, कुछ कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपसे मेरा पर्सनली सवाल ये है कि हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन बिल्डिंग ए पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान? क्या इतना मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जब आपका कॉन्टैक्ट आपकी हुकूमत के साथ नहीं होगा, तो आप अपने वोटर्स को, या अगर कोई और लोग आपसे कुछ सवाल करेंगे तो उनके जवाब किस तरह दे सकेंगे? ट्वीट से देख के, या जो अखबार में आते वो तो सभी लोग जानते। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर उधर जो लोग प्रेसिडेंट या जो पैनल बनता है उसके साथ OIC या पाकिस्तान की हुकूमत कोई कॉन्फ्रेंस रखे 3-4 साल में, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हुकूमत के आगे क्या करने जा रही है और मुस्तकबिल किस तरह हमने उनकी हेल्प करनी है। पहले से हालात बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं? ये बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी तक उतने बेहतर नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। उस होने चाहिए पे काम हो रहा है, क्योंकि देखे ना, और अगर कहीं सियासतदान और कोई अगर उसको डायरेक्शन की ज़रूरत हो तो ये अफसरान डायरेक्शन ठीक करने के लिए होते थे। लेकिन अफसोस बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। एक निज़ामी साहब कराची में KDA को मिल गए थे, आज तक उनके पीछे, आज तक उनके दिया हुआ मास्टर प्लान के ऊपर पूरा कराची चल रहा है। एक निज़ामी साहब थे, उसके बाद दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुकाबले का इम्तहान, CSS सब कुछ करने के बाद अच्छे अफसरान होते हैं। जब ये किसी भी सूबे में होते हैं ठीक होते हैं, लेकिन जब बदकिस्मती है कि ये पोस्टिंग जब इनकी हमारे सूबे में हो जाती है तो फिर जब यहाँ से वापस जाते हैं तो ये तबाह बर्बाद हो चुका होता है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, AD ख्वाजा जैसे नाम भी हैं, इसी हमारे सूबे के बेटे हैं। तो आज मैंने देखा कि 4 रोज़ कबल एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर्स हुए और कि जी सिंध से वो जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कुछ अफसरान की हुई और मुख्तलिफ़ सूबों में, और मुख्तलिफ़ सूबों के अफसरान को यहाँ लाया गया। तो दूसरे ही रोज़ हमने बयान पढ़ लिया कि जी एक अहम मीटिंग बुला ली गई वज़ीर आला साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी मुझसे पूछा नहीं गया, हम तो नहीं भेजेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये END रूल्स 2020 11 दिसंबर 2020 को एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स ये गज़ट में आए, मंजूर हुए। 11 दिसंबर 2020 से आज तक अगर आपको एतराज़ात थे कोई तो इसके वो आप चैलेंज कर देते, आप कोई बात कर देते। ये मतलब क्यों अफसरान को तबाह बर्बाद करें? तो रोटेशन पॉलिसी वो इस END रूल 2020 के तहत रोटेशन पॉलिसी है कि 10 साल से ज़्यादा एक सूबे में अफसरान को नहीं होना चाहिए, इन्हें दूसरे सूबों में जाना चाहिए। और ताकि एक फेडरेशन है, ये रियासतें नहीं हैं, ये गलतफहमी ख़त्म होनी चाहिए कि हम शायद ये कोई सिंध को रियासत बन गई है इन लोगों की, नहीं, एक फेडरेशन है और उसमें END रूल्स के तहत रोटेशन पॉलिसी भी थी और उससे आगे भी 2-3 चीज़ें थी जिसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। इसी का खौफ है, असल ट्रांसफ़र का खौफ नहीं है। खौफ ये है कि इसके अंदर बाकी जो शराइत हैं कि जी अगर किसी ने VR और प्ली बारगेन की होगी तो उसको उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करके उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। अगर किसी ने प्ली बारगेन किया, अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उसके बाद उसको तो निकलना चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, नैब में, FIA में, एंटी करप्शन में या पुलिस में,
उसको पोस्टिंग पर नहीं होना चाहिए, उसको पोस्टिंग पर नहीं होना चाहिए। ये दूसरी उसकी वैसी तरीके से बहुत सारे मामलात हैं, एसेट बियॉन्ड द मीन्स, बियॉन्ड द मीन्स, ये भी उसके अंदर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब चेक कर लीजिए हमारे सिंध में रहकर वापस जाने वाले अफसरान या सिंध में जिनको 8-10 साल हो गए हैं और अगर कोई काम के ज़िले में वो एसपी रह गए, किसी बॉर्डर के नज़दीक ज़िले में, किसी मलीर में, किसी ऐसे ज़िले में, काम वाले ज़िले में, उसके बाद उनका एसेट बियॉन्ड द मीन्स तो लंबी बात है, वो तो होने चाहिए, उसके ऊपर तो फारिग होते हैं वो। मैं कहना चाहता हूँ उनके, आप जब वो एएसपी थे तो उनकी जीन्स देख लें, टी शर्ट देख लें, जूते देख लें, घड़ी देख लें, एसपी तक भी उनका सब कुछ देख लें, उनका रहन सहन देख लें, उनकी गाड़ी देख लें, उनकी गर्लफ्रेंड देख लें, सब तब्दील हो जाती है सिंध आने के बाद। सिंध में काम करने वाले अफसरान को परेशान किया जाता है। हमने रोटेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स किए। वजीर आला ने एतराज़ कर दिया कि हमसे पूछा नहीं गया, तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक हुई। ये कहना है पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। आप तो तब्दीली नहीं ला सकते, वो लॉ एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तब्दीली किसने लानी है? ये हम आम लोगों ने लानी है। हमने घर घर में तबलीग करनी है कि तब्दीली ये है। उन्होंने तो आके नहीं बताना किसी थाने में कि यार आप रिश्वत ना लो। उन्होंने तो ये नहीं बताना कि आप सोशल सिस्टम लेके आओ। ये जो सिस्टम है ये हम लोगों ने लेके आना है। हमने अपने मोहल्ले में, हमने अपने शहर में उसको जन्नत बनाने के लिए या रोल मॉडल बनाने के लिए हमने अपने एसी होते हैं, जो यानी कि टीएमओ होते हैं और शहर के एसएचओ होते हैं, उनके साथ मिल के काम करना है, उनके साथ अटैचमेंट करनी है। ठीक है, एक टू वे ट्रैफिक है जिसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू यू, अभी आप मसाइल का जिक्र कर रहे थे, मैं कह रही हूँ वन बाय वन करके आप अगर वो डिस्कस कर ले, क्योंकि यू हैव बीन देयर सिंस सो लॉन्ग, तो आप जितना रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं उनके मसाइल की, नोबडी कैन एल्स कैन डू इट। देख, मैंने जिस तरह आपसे फरमाया था कि हमारी जो मेंबरशिप हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, और जब लोग आपको मेंबर बनाते हैं, आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, इसीलिए ज़ाहिर है काफ़ी फीस होती है एक मेंबर बनाने में। तो डेनमार्क जो है ना, मैं अभी थोड़े से डेनमार्क का जिक्र करूंगा क्योंकि हम इधर बैठे हैं ओवरसीज़ की नुमाइंदगी में और मुदस्सर भाई, हम सिर्फ डेनमार्क या नॉर्वे की नहीं ओवरसीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो गल्फ भी आ जाता है, उसमें यूरोप है, स्कैंडिनेविया है, उसमें अमेरिका भी है, ये तमाम, क्योंकि ज़ाहिर हमारा एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो शामिल हैं, वो डिस्कशन करते हैं। तो मैं पहले डेनमार्क की बात करूंगा। डेनमार्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, जिस तरह मुदस्सर भाई ने PIA का है, वो प्रॉब्लम ये है, PIA बंद हुई, इमरान खान साहब पे मलबा आ गया, हालांकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस था, वो काफ़ी अरसे से नून लीग की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त जहाज़ों की रेपुटेशन रिपोर्ट मांग रहे थे और भी बहुत से मसाइल थे, लेकिन मसला ये है बदकिस्मती से हमारी हुकूमत को ये सामना करना पड़ा। लेकिन ये PIA का मसला जितना जल्दी हो ये हल होना चाहिए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जब हमारे बुज़ुर्ग वो सफ़र करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान आते हैं, फिर लाजमी एक बंदे को उनके साथ यहाँ पे आना पड़ता है, पहले छोड़ के और फिर उनको ले के जाना पड़ता है। वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ आप छुट्टी नहीं ले सकते हर वक्त, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर जो मुझे दुख लगता है वो ये है कि 10 से 15 दिन डेड बॉडियाँ वहाँ पर पड़ी रहती हैं, क्योंकि कुछ जितने भी हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपनी मिट्टी में दफन हो, और वो वसीयत कर जाते हैं अपने बच्चों को कि आप हमें पाकिस्तान में दफनाना। अब पाकिस्तान में डायरेक्ट फ़्लाइट ही कोई नहीं है, फ़्लाइटें दूसरी हैं, फिर वो एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। PIA को ये क्रेडिट है कि ये टोटली फ्री डेड बॉडी लेके आती थी, तो इसका भी ये बहुत बड़ा मसला है। फिर अभी रिसेंटली एक डेथ हुई है जिसका सारे उधर में मौजूद था, मॉनिटर करता रहा था, उन्होंने 20 टिकटें जो ली हैं वो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के लिए, यानी इतनी ज़्यादा टिकटें ही नहीं मिल रही थी। फिर मसला ये है इसका कि PIA का जो कोटा था, जितनी फ़्लाइट्स बंदे PIA लेके आता था, वो अब गवर्नमेंट ने जो है वो बंद की हुई है। अब जो दूसरी एयरलाइन है
उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब बंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फ़्लाइट्स कम है। अब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, असद उमर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप वो जो कोटा PIA का है वो उसको बढ़ा दें, ताकि जब उसको बढ़ाएंगे तो फिर टिकट हमारे जो सस्ते हो जाएंगे। फिर दूसरा जो मसला जो हमें अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये PIA का तो पूरी दुनिया में है ना, वो मसला ये जायदादों का मसला है। बहुत से, मैं आपको खुद बताऊं, अभी 10-15 केसेस ऐसे हैं जो लोगों ने कहा है आप हमारी हेल्प करें। हम मेहनत करते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे शॉर्टकट कोई नहीं है, आपने काम करना है, पैसा कमाना है। वहाँ से मेहनत करके हम पैसे कमाते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं, दिन रात की मेहनत करके यहाँ पे मकान बनाते हैं, 2 साल बाद आते हैं कोई और वहाँ पे बैठा होता है। कब्जा माफिया यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। खान साहब की हुकूमत में बहुत काम हुआ है, लाहौर में बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं और ज्यादा ये एक्टिव होना चाहिए। बजाय इसके कि लोगों को ये कहना चाहिए कि इमरान साहब या मुदस्सर भाई आप ऐसा करें, मुदस्सर साहब आप ऐसा करें कि आप हमारी मदद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बनना चाहिए, आप हैं, मैं हूँ, ये आए हैं, मिलके काम करना मिलके काम करना चाहिए, सीधी सी। फिर जो डेनमार्क का मसला है वो मैं शामूद कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेनमार्क ने पाकिस्तान को कैटेगरी 5 में डाल दिया। कैटेगरी 5 में जब डालते हैं तो आपका विजिट वीज़ा नहीं लगता, पेरेंट्स का नहीं लगता, भाई का। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे बात करें और रिमूव कराएं हमें कैटेगरी 5 से, ताकि हमारे जो वीज़े लग जाए। क्योंकि हमने क्या गलत किया है, वो ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट है और ये है वो है। अभी जब आपको पता है अफगानिस्तान का हादसा, अब अफगानिस्तान का ये जो प्रॉब्लम था, पाकिस्तान ने मदद की है डेनमार्क की। पाकिस्तान ने उनके जो लोग थे वो यहाँ से सेब लेके और वहाँ पे डेनमार्क पहुँचाए। तो ये ऐसे तो नहीं लोग करते। फिर वो जहाज़ लेके गया है जिसको पूरे यूरोप ने ब्लॉक किया हुआ है, उनके बैन किया हुआ है। उनके अपने बंदे लेके जाने के लिए PIA ठीक है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बैन किया हुआ है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि हमें मायूस ना करें। हम कोशिश करते हैं कि हम सपोर्ट करें, हम जो सिस्टम वहाँ पे है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन एक दिन अगर हम भी डिसहार्ट हो गए तो फिर ये सारा काम खराब हो गया। तीसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ ये है कि जब भी कोई वहाँ पे पॉलिटिकल स्टे लेता है या असाइलम लेता है तो 10 साल के बाद उसको वो गवर्नमेंट, डेनमार्क की गवर्नमेंट ये इजाज़त देती है कि वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान ट्रैवल कर। लेकिन अब ये है कि ये जो अभी गवर्नमेंट रिसेंटली है, इन्होंने बैन किया हुआ है कि वो बंदा नहीं आ सकता। ये भी बैन हटाया जाए। और सबसे ज़रूरी, मैं सऊदी अरब में गया था, वहाँ पे मैंने पता किया, वहाँ जो मज़दूर हैं जो 45 और 50 डिग्री पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाह सिर्फ 1000 या 1500 रियाल है। उनको क्या मसला है, उनको भी रिसेंटली मसला ये है कि ये सऊदी अरब अगर किसी ने जाना है वो पहले दुबई में जाएगा, दुबई में स्टे करके फिर सऊदी अरब जाएगा, जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया एक बंदे को पड़ रही है। ये गवर्नमेंट जो है, खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब से, ये रिक्वेस्ट है कि उनसे बात करें। और फिर सऊदी अरब या गल्फ में जो एम्बेसी हैं, अगर किसी ने काम पे आना हो वहाँ पे, उस सुबह 5 बजे बेचारे आके बैठ जाते हैं। तो छोटी छोटी एम्बेसी या छोटे छोटे कॉन्सुलेट सेंटर दूसरे शहरों में बना दें ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। ये आपने मसाइल की बात तो की, अब मैं कह रही हूँ ज़रा संजीदगी से हट के आप लोग के अपने एक्सपीरियंसेस पे बात की जाए। क्योंकि एक जो टैबू सा है ना, जब हम बात करते हैं कि किसी का कोई रिश्तेदार बाहर है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है बस बाहर से वो डॉलर्स भेजे और उसको पैसे वाली मशीन समझा जाता है कि ये आम कॉन्सेप्ट है जो जिसकी हम बात करते हैं। रिश्तेदारों को ये नहीं पता होता कि स्किल्ड है या अनस्किल्ड लेबर। एक तो हमें ये भी सेंस नहीं है कि वहाँ पर वो मजदूरी कर रहा है, किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और फिर पैसे कमा के घर बेच रहा है, तो उस पर प्रेशर भी ये होता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से आपकी बात हुई, वो क्या मसाइल होते हैं वो आप ज़रा बता दें। आम लोगों के मसाइल तो मोस्टली यही है कि टिकट्स उनको थोड़ा सस्ता मिले ताकि वो पाकिस्तान से तल्लक उनका जो है वो ज़्यादा बढ़ सके। अगर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सबसे पहले तो अवाम को, मैं समझता हूँ, रोज़ मैं सुनता हूँ हर रोज़ कि इधर महंगाई बहुत है। महंगाई किस तरह कम होगी अगर अवाम, पाकिस्तानी अवाम जो है वो ओवरसीज़ के साथ मिल के या हुकूमत के साथ मिल के काम नहीं करेगी। इधर जब ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पड़ जाता है, ये क्यों पड़ता है? क्योंकि हर रोज़ धरना होता है, हर रोज़ ये कुछ ना कुछ शोर पड़ा रहता है। तो अगर ये ठीक होगा तो टूरिज़्म पाकिस्तान में आएगा। टूरिज़्म पाकिस्तान में आएगा, इसका मतलब ये है आम आदमी भी, पाकिस्तानी ओवरसीज़ भी इधर आ सकते हैं और वो डॉलर्स जो वो ये वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे।
तो किसकी पाकिस्तान की बेहतरी होगी ना, इकोनॉमिक हालत में। बिल्कुल। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरते हैं। अभी हाल ही में हमने नॉर्वे में पाकिस्तान नॉर्वेजियन चैम्बर इंडस्ट्री बनाई है, उसमें तकरीबन असम्बे में तकरीबन 300 मेंबर्स हैं नॉर्वेजियन इंडस्ट्रीज़ के, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और इसीलिए हमने असद उमर साहब से मुलाकात करनी है और पाकिस्तान के बैंक सिस्टम से और जो लोग यानी कि इधर उनको अथॉरिटीज़ दे सकते हैं, उनको सिक्योरिटी मैसर कर सकते हम हैं। जो रुपये की बात करते हैं, आपने कहा इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली अगर हमारे जो रुपये है वो इंस्टेबिलिटी होगी उसमें, तो रेमिटेंसेस भी कम आते हैं और आपकी ग्रोथ रेट भी इफेक्ट होता है। लेकिन अभी हमने अभी कुछ अरसे में देखा कि जो रेमिटेंसेस, जैसे मैं आपसे भी जिक्र करी थी कि एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा रेमिटेंसेस हैं। डॉलर की बात करें, डॉलर ज़्यादा आ रहा है मुल्क में, तो ये ग्रोथ रेट भी बढ़ा है। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। देखिए ना, जब बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये पता चलेगा कि हमारी सिक्योरिटी है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाते तो वो सारा पैसा तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा ना। अगर ये आईफोन जो है ये यूरोप से हम 2 लाख रुपए का मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये इधर बनेगा, इधर प्रोड्यूस होगा, तो उसकी कीमत क्या होगी? देखिए ना, उधर जो एक आदमी वर्क करता है उसकी 1 डे में 20,000 रुपया सैलरी, तकरीबन 1000 कुछ क्राउन, प्रोडक्शन कॉस्ट में फ़र्क भी हो 1200 सकता है। क्राउन होती है। जी। तो इधर जब वही मजदूर काम करेगा तो उसकी तो 30,000 रुपया मानामा सैलरी है ना, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी होगी, तो पाकिस्तान की आवाम को ही फ़ायदा होगा ना। और उसके अलावा डॉलर्स वगैरह जो भी इकनॉमिक है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगी तो पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ेगी। बिल्कुल, इसी ग्रोथ रेट की मैं बात करी थी। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, जो आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपोजर रहा है बाहर लोगों से बात करना, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे टीवी स्क्रीन पे बस ये देख रहे होते हैं कुछ त्यौहार जो पाकिस्तान में मनाए जा रहे होते हैं, ईद है, शब बारात है, 12 रबीउल अव्वल को हमने देखा, तो वहाँ पर भी शायान शान तरीके से लोग अपने तमाम त्यौहारों को मनाते हैं, इस्लामी त्यौहारों को। तो कभी आप किसी त्यौहार का हिस्सा बने हो तो वो क्या मनाजिर होते हैं, वो अगर शेयर करें हमारे नाज़रीन से। हम हिस्सा नहीं बने बल्कि हम खुद या जो मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अभी क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, इस कोई ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हम बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खुले। जो लास्ट हमने वहाँ पे 14 अगस्त मनाई थी, वो हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन चौधरी फवाद साहब, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा दिल है कि 14 अगस्त को आप आएँ और वहाँ पे सेलिब्रेट करें हमारे साथ। वो कहते हैं ठीक है, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मेरे से कमिटमेंट की, और ईद वाला दिन था, 12 अगस्त को उन्होंने यहाँ से ट्रैवल करना था, और ईद वाले दिन उन्होंने यहाँ से फ़्लाइट ली और वो उधर गए डेनमार्क। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने एक दफ़ा आपसे कमिटमेंट कर लिया है, तो मैंने कहा भी आप ईद है पाकिस्तान में तो आप आ रहे हैं या नहीं? कहते नहीं, मैंने कमिटमेंट की है आपसे, आप लोगों के जो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है मैं उसमें शमूलियत करूँगा। और बहुत बड़ी तादाद में वो प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद हमने जो ताउला ईसा खेलवी साहब के बेटे हैं, ताउला साहब को बुलाना था उनकी से, उनको भी हमने वहाँ पर बुलाया। तो अभी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस है वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा 23 मार्च के जो प्रोग्राम है, हम जिस तरह आप पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह हम वहाँ पे भी सेलिब्रेट, क्योंकि हमारी और लोग मिस कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं। हमारी और कोई वहाँ एक्टिविटीज़ नहीं है। मंडे टू फ्राइडे काम ही काम है, और काम के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो हम इन मजहबी त्यौहार हम इनको मनाते हैं। इनको मनाने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है हम उसको ये बताएं कि ये हमारा 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? ये पाकिस्तान उस दिन बना था। अम्बेसी में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, अभी रिसेंटली भी हुआ था। उसके अलावा हम 23 मार्च का मनाते हैं। उसके अलावा जो जो हमारे होते हैं प्रोग्राम सारे मनाते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को बता जाएं। हम नहीं बताएंगे तो भाई आपको वहाँ का तो पता है, बच्चों को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत वहाँ पे बहुत जोशो खरोश से हम मनाते हैं। और अभी इंशाल्लाह अभी
ये पाबंदी जो ख़त्म हो गई है, हट गई है, तो अभी हम बनाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। एक जो बड़ा मसला सोशली, अगर हम सोशल एस्पेक्ट पे बात करें, यहाँ पर से कुछ फैमिलीज जो वहाँ पे शिफ्ट होती हैं, जब वो वहाँ पर शिफ्ट होती हैं तो अपने बच्चे छोटे होते हैं जब लेके जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब उस माहौल में सेटल्ड हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनको यहाँ लेकर आना, ये कह कर कि एजुकेशन नहीं है या फिर हमारे जो कल्चर इश्यूज़ आ रहे हैं, हम पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे जब वापस आते हैं ना तो यकीन कीजिए उनको एक कल्चर शॉक लगता है, उनको समझ नहीं आती है कि हम पले बड़े वहाँ पर हैं, अब यहाँ आकर वापस किस तरह से मैनेज करें चीज़ों को। ये क्या बड़ा मसला है, ये क्यों नहीं हल होता, ऐसे क्यों सोचते हैं लोग? अगर कोई वहाँ पे रहना चाहता है तो वो रहे। ये तो सही बात है आपकी। हमारा जो कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर, वो सबसे खूबसूरत कल्चर। बिल्कुल। हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों गरीबों की मदद करते हैं। ये वहाँ पे वो ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आपने अपना सारा कुछ करते हैं। तो हमारी अभी हम वहाँ पे रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, दुनिया की तमाम सहूलतें हैं, लोग वहाँ पे रहने का ख्वाब देखते हैं। खान साहब स्कैंडिनेविया की हमेशा मिसाल देते हैं, लेकिन यकीन करें आज भी हमारा दिल करता है हम पाकिस्तान मूव हो। जो बात लेकिन- पाकिस्तान में वो कहीं नहीं है, ये तो लेकिन बात जब यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे डिसहार्ट हो जाते हैं। यहाँ का कोई भी सिस्टम है, कोई भी ये दायरा है, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आएगा ना, उसकी भी कोई सिफारिश नहीं होगी, वो भी लाइन में खड़ा होगा। यहाँ आपको तमाम हालात पता है, मैं कोई खोल के नहीं बताना चाहता। तो यही वजह है, ये जो कल्चर का फ़र्क है ना, वो इस वजह से यहाँ पे बच्चे आके नहीं ठहरे। लेकिन वो वतन की मोहब्बत है, वो वतन की खुशबू है जो जी, खींच हम लाती तो है बहुत वापस। कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह पाक इमरान खान को ज़िंदगी दे। ये एक ईमानदार लीडर है, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, वो सही कहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब सारी दुनिया ने ये कहा था कि हॉस्पिटल नहीं बनना है, ठीक है, उस वक्त उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। फिर यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली थी। वो कह रहे हैं इधर जंगल में कौन यूनिवर्सिटी बनाता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। कोविड के टाइम में सबने कहा कि जी। मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जी। जाए, लेकिन और उन्होंने स्मार्ट कोविड की लॉकडाउन जो की तजवीज़ दी। सिचुएशन थी, क्योंकि देखें जो हमारा ओवरव्यू है ना, जो मैं और मुदस्सर भाई हैं, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं वहाँ पे बैठ के। अब मैं समझता हूँ यहाँ पे महंगाई है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, डेनमार्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो पेट्रोल 500 क्रोन वहाँ पे क्रोन करेंसी है, हम टैंकी फुल करवाते वो अब 700 का है। जो दूध 6 रुपए का लेते थे वो अब 10 का है। महंगाई वहाँ भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोविड का जो जितना टाइम है वो इमरान खान साहब के टाइम में आ गया, और ये इमरान जहाँ खान पर की चीज़ें मजीद बेहतर हो रही थी, मजीद वहाँ पर ये ब्रेक डाउन। ये जो सिचुएशन जिसमें इमरान खान ने हैंडल किया है इस पूरे सिस्टम को, अगर ये दूसरे मोहतरम होते जो एक बीमारी का बहाना बना के चोरी करके इंग्लैंड बैठे हुए हैं, दूसरा जो जरदारी साहब, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मैं अभी भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक देखे हैं सारे, ये इमरान खान, ये जितना भी कोविड-19 की वजह से आपकी टूरिज्म टोटल बंद हो गई है, ठीक है, ट्रैवलिंग कोई बंदा नहीं आ सकता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी बंद है। तो ये सिचुएशन जो है, ये अल्लाह पाक की जो आजमाइश आई थी, इंशाल्लाह हम इस आजमाइश से निकलेंगे, और इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह तरक्की होगी, और ज़रूर होगी। और हमको मायूस नहीं होना चाहिए। मैं आपको आपके इस इदारे से, कौमी इदारे के ज़रिए अपनी पाकिस्तानी कौम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है महंगाई है, लेकिन महंगाई सिर्फ यहाँ नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में है। बेशक आप आजकल तो पूरा जो सिस्टम है वो इस मोबाइल फ़ोन में आप चेक कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इमरान खान का साथ दें, हम मायूस नहीं हुए, आप भी मायूस ना हो। सर, एक आखिरी पैगाम आपकी जानिब से, फिर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे थ्रू आर प्लेटफॉर्म उन समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए भी, और स्पेशली अभी आपने मसाइल का जिक्र तो किया कि 1 बाय 1 उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और हो भी रहा है किसी हद तक, उसकी भी तारीफ़ करने की ज़रूरत है। जब तक हम इंकरेज नहीं करते अच्छे इकदाम को, तो फिर हम उम्मीद भी नहीं रखते शायद कि अच्छे मज़ीद इकदाम होंगे या नहीं। तो आखिरी पैगाम आपका बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी है हमारे, उनकी हौसला अफजाई के लिए। उनकी हौसला अफजाई के लिए ये है कि इंशाल्लाह जल्द ही PIA शुरू होगा, और हम 6-7 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेंगे, और अपने वतन में इंशाल्लाह हमें सिक्योरिटी मिलेगी ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें, और जो यूरोप की अच्छाइयाँ हैं वो हम पाकिस्तान में लेके आ सकें। सर, आपसे जो आखिरी पैगाम मैं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आप यू आर वेरी एक्टिव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल की बात की जाए, आपका आना जाना कब होता है और किस तरह से मैनेज करते हैं फैमिली को? ये सवाल एक मिस हो गया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फैमिली को मैनेज करना या वहाँ पर जाना और अपने जो इशूज़ हैं मैनेजमेंट के, उसको देखना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मैं तकरीबन साल में 1 दफ़ा आता था, हर कभी 2 दफ़ा भी आ जाते हैं। अभी क्योंकि ये इलेक्शन था हमारा, और इलेक्शन पहले हुआ, फिर डिले हुआ, काफ़ी टाइम, इस दफ़ा मैं थोड़ी देर बाद आया हूँ। और
यहाँ पे जो डेनमार्क का ये सिस्टम है कि आपको 1 साल के बाद 6 हफ्ते छुट्टी मिलती है। वो 3 विंटर में मिलती है, 3 समर में मिलती है। वो आप चाहे पाकिस्तान ट्रैवल कर लें या किसी दूसरे मुल्क में। हमारा जो हम रहते तो उधर हैं, दिल तो इधर धड़कता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी जो छुट्टी है वो पाकिस्तान में गुजरे, तो हम सीधा पाकिस्तान की फ़्लाइट लेके, बाकी जो हमारी उधर फैमिली है वो कभी कोई तुर्की चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, लेकिन हम जो है वो हमेशा पाकिस्तान ही आते हैं, इस वजह से कि हमारी रगों में पाकिस्तान धड़कता है। तो इसीलिए हम हमेशा इधर ट्रैवल करते हैं। मेरा 3rd टाइम है इस साल में पाकिस्तान, और मैं सिर्फ पाकिस्तान इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सर, यू वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान, वी आर हियर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और बिजनेस के लिहाज से पाकिस्तान में आया हूँ 3 दफ़ा, और आई वांट टू डू दैट थिंग्स। थैंक यू सो मच इमरान साहब और आपका मुदस्सिर बहुत साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे। हकीकी मायने में जिसे कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन, उनके मसाइल क्या हैं। हुकूमत के इकदाम की बात की जाए नाज़रीन, तो रोशन डिजिटल अकाउंट, वोट का हक जो पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, रोशन अपना घर स्कीम और VVIP प्रोटोकॉल की बात की जाए, यानी कि अभी हाल ही में फॉर योर अवेयरनेस वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और हुक्मनामा जारी किया है कि अब वफाकी इदारों में अलग सहूलतकार अफसरान भी होंगे, सरकारी अफसरान जो कि सेपरेटली एड्रेस करेंगे जो समुंदर पार पाकिस्तानी, उनके मसाइल क्या हैं, उन पर बात हो रही है, उन पर काम भी हो रहा है। तो प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।